इसलिए पीडीए की पॉलिटिक्स पॉजिटिव है, सकारात्मक पॉलिटिक्स है, हमारी नकारात्मक पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलती हूं करखल, जहां से आपने विधानसभा का चुनाव जीता था। वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। एक तरफ आपके भतीजे हैं वहां पर, तो वहीं दूसरी तरफ आपके ही परिवार के एक सदस्य को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बना दिया है और उसको उम्मीद है कि वो एक बार इस तरह का करिश्मा हो चुका है जब समाजवादी पार्टी का, हालांकि वो गढ़ है, इस बार वो हरा देगी। बीजेपी कितने लोगों को गुमराह करती है, बहुतों को गुमराह कर चुकी है, एक और को गुमराह कर रही है। अपने परिवार को क्यों नहीं संभाल पाए आप? सबसे बड़ी जीत जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी इस चुनाव में। करहल से जीत सबसे बड़ी होगी। जो लोग परिवारवाद पर न जाने कितना कुछ कहते थे, आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? आज कैसे रिश्तेदारवादी हो गए? लेकिन उन्होंने आपके परिवार में सेंध लगा दी, इस बात का एहसास है आपको? कुछ बातें मैं नहीं कहता हूं परिवार वाली, कहनी भी नहीं चाहिए किसी के बारे में। हमारा परिवार में कोई सेंध नहीं लगी है, जो लगाने वाले हैं वो नहीं लगा पाएंगे। अब मैं आ जाती हूं, 240 सीटें बीजेपी ने जीती और 240 के आसपास पूरा इंडिया गठबंधन नहीं जीत पाया, जो बार बार बीजेपी की ओर से अलग अलग मंचों से गिनाया जाता है। लेकिन देश में इस तरह का माहौल बन गया कि बीजेपी चुनाव हार गई और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत गया। आपको लग रहा है कि ये जो माहौल है 2027 के इलेक्शन में आपके लिए काम करेगा? क्योंकि सिर्फ माहौल बनाने से और जमीन पर उतरकर काम करने से इन दोनों में फर्क है। ये अलग बात है, उत्तर प्रदेश की सियासत बदली है 2024 लोकसभा के बाद, लेकिन लग रहा है आपको 2027 में स्थिति बदलेगी समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव अभी तक का सबसे बेहतर चुनाव होने जा रहा है। और उसका उदाहरण यह है कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी अगर किसी की सबसे ज्यादा बेहतर है और जमीन पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो समाजवादियों की सरकार में बनाई हुई दिखाई दे रही हैं। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो शुरुआत की थी, जो आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं एक्सप्रेस वे, कम से कम मुख्यमंत्री जी जानना चाहिए कि एक्सप्रेस वे क्या होता है। जहां उन्होंने सबसे पहले कहा था एक्सप्रेस वे बनाएंगे, ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड आप चेक करिएगा, उन्होंने कहा कि झांसी से सीधा दिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे बनेगा। लेकिन झांसी से दिल्ली के लिए बना ही नहीं एक्सप्रेस वे। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं उनको एक्सप्रेस वे के बारे में नहीं पता होगा, उनको $1 ट्रिलियन के बारे में नहीं पता होगा। लगातार कह रहा हूं मैं, क्या गलत कह रहा हूं मैं? आप ऑन रिकॉर्ड चेक करिए। उन्होंने कहा कि झांसी से, आप बात पूरी सुनिए, उन्होंने कहा कि झांसी से हम दिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे बनाएंगे। क्या एक्सप्रेस वे बना उनका? झांसी को छोड़ दिया उन्होंने, चित्रकूट से बना करके ले जाने, वो भी हमारे होम टाउन से लेकर के जा रहे हैं, इटावा से होकर के लेके जा रहे हैं। तो क्या उनको अलाइनमेंट पता था कि कहां से अलाइनमेंट होगा? जो गोरखपुर का लिंक है, गोरखपुर लिंक के बारे में क्या कहा गया कि 2022 में चालू हो जाएगा। 90 किलोमीटर की सड़क, 90 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 6000 करोड़ में बन रहा है। तो पर किलोमीटर एक्सप्रेसवे कितने का बना? और आप क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें, जो राइडिंग क्वालिटी है, आप बुंदेलखंड की राइडिंग क्वालिटी का जानकारी कर लीजिए। अभी मत जानकारी करना क्योंकि लाइव हो जाएगी वो बात। मेरे एबीपी न्यूज छिपाने में भरोसा नहीं करता, जो भी हो वो लाइव ही हो। मेरे बोलने के बाद आप इसकी जानकारी करिएगा कि जो राइडिंग क्वालिटी बुंदेलखंड की है, क्या वो कंपेयर कर सकते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की? और पूर्वांचल का जो एक्सप्रेसवे बनना था, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, और क्यों मैंने कहा कि एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं जानते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस ये कहती है कि आपका जो मीडियन है वो 12 मीटर होना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के समय पर डिजाइन किया गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका शिलान्यास विधानसभा के सामने किया गया था। लैंड एक्विजिशन 50% के लगभग हो गई थी, टेंडर हो गए थे। और जो मानक होता है इंडियन रोड कांग्रेस का, वो ये कहता है कि मीडियन 12 मीटर का होना चाहिए। जस्ट टू कट डाउन कॉस्ट उन्होंने मीडियन हटा दिया। और राइडिंग क्वालिटी आप पता कर लीजिए कैसी है राइडिंग क्वालिटी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी जानकारी में नहीं है कि एक्सप्रेसवे क्या होता है। और बुंदेलखंड का 4 लेन एक्सप्रेसवे है, सर्विस लेन नहीं बनी है। वे साइड एमिनिटीज कैसी होती हैं? जब मैं बनाता था कोई सड़क
तो उस पर चल करके मैं देखता था, चल करके मैं देखता था। जहां प्रधानमंत्री जी हरकुलस से उतरे थे, वो डिजाइन अगर किसी की थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार की डिजाइन थी। अगर वो डिजाइन बनाई हो मुख्यमंत्री ने दूसरी किसी सड़क पर तो बताइए आप। और जहां तक ये सड़क गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पकनपुरा गाजीपुर का गांव है जी, वहां से आगे अगर ये 20 किलोमीटर बन जाए तो जो सड़क आ रही है आपकी बिहार से पटना से, उससे जुड़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री इंडियन रोड कांग्रेस पढ़ें और उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने इंडियन रोड कांग्रेस के मानक के खिलाफ उन्होंने एक्सप्रेसवे ये बनाए हैं। क्योंकि जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा था उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के मानक ये नहीं थे जिस मानक से आगरा लखनऊ बना है। बाद में जो जितने डिजाइन हुए वो इंडियन रोड कांग्रेस के तहत डिजाइन होने चाहिए थे हाईवे, उन्होंने डिजाइन नहीं किया। इसका दोषी अगर कोई है तो बीजेपी है। उन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी और रोड एक्ट से खिलवाड़ की है। ठीक है अखिलेश जी, तमाम मुद्दों पर लगातार आप बेबाक अपनी बात रखते हैं, आपने तमाम कामकाज भी गिनाए। अब मेरा ये सवाल है, भारतीय राजनीति में वो कौन सी स्थिति होती है? 2017 जब आप हारे, बहुत सारे काम आप गिना रहे थे, आपने फ्री में लैपटॉप भी बांटा था और भी बहुत सारी चीजें थी, उसके बावजूद आपको उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, फ्री में अनाज हो, गरीबों को मकान देने की व्यवस्था हो, इसके अलावा और भी कई काम उसकी ओर से किए गए हैं। यहां पर आकर जब धर्म और जाति की बात आती है तो कामकाज बहुत पीछे छूट जाता है। क्या अखिलेश यादव को भी इस बात का भान है कि जब चुनाव होते हैं तो कामकाज के आधार पर कम और इस तरह के भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा वोट पड़ते हैं? आपने अपने ही सवाल में जवाब दे दिया। बीजेपी भी तो ये कहती है कि दिल्ली सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रही है, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रही है। वो कंट्रीब्यूट करेगा उसमें, बिल्कुल। तो फिर चुनाव कैसे हार गए आप? आपने तो न जाने कितने शौचालय बनाए थे लेकिन शौचालय में पानी नहीं दिया था। आपने न जाने कितने गरीबों को घर बनाने की बात कही थी और फिर मैंने सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि जो गांव गोद लिए जाते हैं उन गांवों को कभी अनाथ नहीं छोड़ा जाता है। सरकार ने गांव गोद लिए लेकिन उनको अनाथ छोड़ दिया। तो ये राजनीति में कभी जनता को कुछ पसंद आता है, कभी जनता फिर पीछे मुड़ करके देखती है, कहती कि हाँ वो काम जो डायल 100 का था वो बेहतर था, जो काम एम्बुलेंस का किया था गांव पहुंचने की वो बेहतर था, जो एक्सप्रेसवे बनाना शुरू किया था वो बेहतर था। मैं आपसे इस बात को जोड़ना चाहता हूं, इसी लखनऊ में जो लोग ये कहते कि पहचान नहीं थी, एचसीएल केवल भारत के लिए नहीं है नाम कमाता है, एचसीएल दुनिया में उसका नाम है जी। दुनिया में जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर की या इस कारोबार में आईटी की कंपनियों में, उसका नाम है। मुझे याद है कि सबसे पहले सरकार बनने के बाद मैंने उन्हें लंच पर बुलाया था और लंच पे ही बातचीत होने के बाद यह तय हो गया था कि एचसीएल को हम लखनऊ लेकर के आएंगे। और जो सवाल लॉ एंड ऑर्डर के बोले जाते थे वो सवाल उस समय भी खड़े थे, लेकिन एचसीएल का इन्वेस्टमेंट आया और आज उसकी वजह से हजारों बच्चे यहीं पर नौकरी पा रहे हैं और पूरे दुनिया का काम यहां से लखनऊ से हो रहा है। आखिरकार उसके मुकाबले कौन सा नया काम किया लखनऊ में? एक ट्रिपल आईटी, उसमें सरकार दोनों ने डबल इंजन ने कितना आगे बढ़ाया है काम ट्रिपल आईटी में। और फिर दिल्ली में संस्कृति स्कूल में कोई एडमिशन नहीं पा सकता है, कोई कितना भी बड़ा बना रहे, लेकिन संस्कृति में एडमिशन पाने के लिए न जाने क्या क्या उसको करना पड़ता है। इसी शहर में, इसी राजधानी में संस्कृति स्कूल आया, लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री जी को क्यों पसंद नहीं आया, उन्होंने स्कूल को चालू नहीं होने दिया। इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो समाजवादी सरकार में बने थे वो आज पूरे नहीं हैं और पूरे इसलिए नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जनता देखेगी तो कहेगी कि काम तो होना चाहिए, तो काम ऐसा होना चाहिए जैसे समाजवादी लोग कर रहे हैं। इतने सारे कामकाज आप लगातार गिना रहे हैं। अभी हाल ही में आप कश्मीर होकर आए हैं जब उमर अब्दुल्ला साहब वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और परसों एक कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ आप बैठे हुए थे। मेरा ये सवाल है, इसी तरह का दावा कश्मीर को लेकर बीजेपी की ओर से भी किए जाते हैं, उसने कश्मीर में इतना इन्वेस्टमेंट दिया, वहां पर बिल्कुल लाल चौक की स्थिति या आसपास के हिस्सों को अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि पहले के मुकाबले अभी बहुत बड़ा वहां पर परिवर्तन है। लेकिन बीजेपी का ऐसा कहना है कि
मुसलमान उसको वोट नहीं करते, कामकाज के आधार पर वोट नहीं मिलते। इसी वजह से वोट जिहाद जो था वो आप लोगों के लिए 2024 में काम कर गया। बीजेपी की नेगेटिव पॉलिटिक्स कहीं भी कामयाब नहीं होगी। बीजेपी को अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। अभी तो हरियाणा में जीत हासिल की है बीजेपी ने, यूपी में बड़ी हार हारे हैं, उस हार से अभी तक नहीं उभर पाए हैं और इसी वजह से दिल्ली लखनऊ का कनेक्शन टूटा नजर आता है कई बार। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, अगर बीजेपी की इतनी बुरी हार, देखिए 2014 में आपकी पार्टी को 5 सीटें मिली, 2019 में आप बीएसपी प्रमुख मायावती जी के साथ गए, आपको 5 सीटें मिली, वो 10 पर चली जाती हैं। 2024 का परिणाम यकीनन आपके पक्ष में रहा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने लिए बड़ी लकीर खींची, इंडिया गठबंधन बनाने के बावजूद आप लोग उसको 5 सीटें 10 सीटें आप समझ रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की, 2014-2019 में उनका क्या हाल हो गया था? और अभी भी बीजेपी के पास 31 सीटें तो हैं, सहयोगियों के साथ और सीटें हैं। बीजेपी का अब खुलासा हो गया है, अब बीजेपी के बारे में लोग जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि बीजेपी धोखा दे सकती है, झूठ बोल सकती है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं, उनके अभी तक के मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, जो मैनिफेस्टो में कहा वो जमीन पर नहीं उतारा। ये बात समझते हुए समाजवादी लोगों ने जमीन पर काम किया और जमीन पर जब काम हुआ तो उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर लिया। जो जितना जमीन पर काम करेगा उतना ही मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कर लेगा। जब जमीन की बात होती है तो किसानों की बात अपने आप हो जाती है। मुजफ्फरनगर में हम सब ने देखा था, उस समय कितना आरएलडी तब आपके साथ थी 2022 में, उस समय ऐसा लगा किसानों के मुद्दे पर पूरा क्लीन स्वीप कर लेगी वो पूरा का पूरा इलाका समाजवादी पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वहां पर वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी आपसे बेहतर स्थिति में रही विधानसभा में। जिस मुजफ्फरनगर में वो समाजवादी पार्टी जीती, मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी जीती, वहां इसीलिए जीती क्योंकि किसानों ने धोखा खाया और किसानों ने समर्थन किया समाजवादी पार्टी ने। 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जिसके आधार पे आपको लग रहा है कि वो महादंगल समाजवादी पार्टी ने अपनी गोटियां बिल्कुल सेट कर दी हैं? और उसके लिए ये भी सवाल है, कांग्रेस पार्टी वहां पर कहां आपको दिखाई देगी? नई पीढ़ी, प्रोग्रेसिव, डेवलपमेंट और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की पसधर है। मुझे उम्मीद है कि 2027 का चुनाव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का चुनाव होगा। लेकिन आप पीडीए की बात करते रहेंगे। P फॉर प्रोग्रेसिव, P फॉर पॉजिटिव, P इज पीडीए और N फॉर नेगेटिव, और इसीलिए एनडीए नेगेटिव है। लेकिन दूसरी परिभाषा तो पी की ये भी है ना, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, दलित, आदि आबादी, पिछड़ा, दलित, अगड़े भी हैं, पीड़ित, दुखी, अगड़े भी हैं। पूरा घुमा दिया आपने। पीडीए की शुरुआत जहां से हुई थी, बाद में लगा कि ज्यादा नुकसान ना हो जाए तो पूरा घुमा के उसमें जो जो शब्द जुड़ते हुए चले जाए उसको जोड़ ले जाए। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो घबराए हुए हैं पीडीए की रणनीति से। अखिलेश जी, चलते चलते एक सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपने अलग अलग जोड़ियां बनाकर 2019 में, 2017 में हमने देख लिया, हालांकि 2024 में समाजवादी पार्टी का उसमें ज्यादा बड़ा योगदान है जब आपने कांग्रेस के साथ मिलकर कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन आपको लग रहा है कि 2027 में इस तरह की स्थिति रहेगी जब सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ आपका तालमेल नहीं हो पाएगा? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आपको अखिलेश वखिलेश जब कहते हैं तो दुख होता है, दर्द होता है कि हमने तो इनके लिए यूपी का पूरा मैदान बिछा दिया और इनके नेता प्रदेश के बाहर हमको किस तरह के शब्दों से नवाजते हैं? वो हम लोगों को कहीं ना कहीं एनर्जी देते हैं कि हमें और काम करना चाहिए। जब उनका व्यवहार ऐसा रहता है तो लगता है कि और हम लोगों को काम करना चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं से नहीं कहते हैं कि इस तरह की जुबान पे लगाम लगाएं? मैं समझता हूं मुझसे बेहतर वो बातें समझते होंगे। उसके बावजूद फिर यूपी में तालमेल क्यों नहीं हो पाया? मैंने आपसे कहा ये रणनीति का हिस्सा है कि कांग्रेस समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को कर रही है। दोनों लड़कों की जोड़ी एक साथ जाएगी 2027 में? बिल्कुल जाएगी, आगे भी ऐसी तरह रहेगी। और 9 सीटों के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी प्रशासन से अगर बेईमानी नहीं कराएगी, जिला अधिकारियों को अपना जिलाध्यक्ष नहीं समझेगी, तो सब सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी, एबीपी न्यूज शिखर सम्मेलन के इस मंच पर आने के लिए और तमाम मुद्दों पर बेबाक अपनी राय रखने के लिए। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम चेहरे आपको दिखाई देंगे जो विरासत के जरिए आगे बढ़े हों, लेकिन एक समय के बाद जिन्होंने खुद अपने बलबूते, अपनी बड़ी और कड़ी
जगह बनाई हो और उसी राजनीति को लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। 2022 में 111 सीटें जीतने के बाद जब कमाल का प्रदर्शन 2024 लोकसभा में करती है समाजवादी पार्टी, तो ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ सपा भर जाती है। अब आगे आने वाले वक्त में इसका क्या दिखेगा असर, यही जीत क्या रिपीट होगी, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। बहुत धन्यवाद।